एक्टर सफ़ी इनामदार। दोस्तों, एक्टर सफ़ी इनामदार को तो आप जानते होंगे और इनका जब अंत हुआ था तो बड़ी ही कम उम्र में इनकी मौत हो गई थी और एकदम से अचानक इनकी मौत हुई थी। अचानक ही है ये इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो गए थे। आखिर क्या हुआ था, इनकी मौत का सच बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में यहाँ पर इनकी मौत का सच पूरी तरह से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सफ़ी इनामदार हिंदी सिनेमा का 80 का दशक सफ़ी इनामदार का ही हुआ करता था। उस दौर में इनका बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कहते हैं, इनकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग हुआ करती थी और बहुत ही इनका नाम था 80 के दशक में। उस दौर में वकील या पुलिस वाले का रोल हो या फिर हीरो के दोस्त का रोल हो, सफ़ी इनामदार ही नज़र आया करते थे ज़्यादातर फिल्मों के अंदर। पुलिस वाले के रोल में, वकील के रोल में और इनके दोस्त के रोल में, यानी कि जो हीरो का दोस्त हुआ करता है उसके रोल में भी सफ़ी इनामदार ही उस दौर में नज़र आया करते थे। वो 23 अक्टूबर 1945 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुए थे और जो पिता होते हैं वह बेटे को, सफ़ी को, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा योग्य अफसर बने। इसी वजह से उनके पिता ने सफ़ी को पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया था। और वैसे सफ़ी भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। मुंबई के केसी कॉलेज से उन्होंने बीएससी तक की पढ़ाई पूरी की थी, मगर उनके अंदर एक अफसर नहीं, अभिनेता छिपा हुआ था। इसी वजह से वो स्कूल कॉलेज के दिनों में भी नाटकों के अंदर हिस्सा लिया करते थे, नाटकों में रोल किया करते थे, अभिनय किया करते थे। यहीं से उनकी एक्टिंग की नींव भी पड़ जाती है, यानी कि एक्टिंग में उनका दौर स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से एक्टिंग करना सीखते हैं। बीएससी करने के बाद उन्होंने गुजराती थिएटर ज्वाइन कर लिया था। सफ़ी इनामदार बलराज साहनी को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उनसे मिलने की कोशिश भी किया करते थे और वह उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। किस्मत से एक बार उनकी मुलाकात भी बलराज साहनी से हो जाती है और बलराज साहनी ने कहा कि तुम्हें इप्टा में होना चाहिए। उनके कहने पर सफ़ी ने इप्टा ज्वाइन कर लिया था और पहली बार इप्टा में ही सफ़ी को पता चला था कि एक्टिंग क्या होती है। वहीं पर उन्होंने सीखा था कि असल अभिनय होता क्या है। इप्टा इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर एक्टिंग को सीखा था। यहाँ रंगमंच पर कमाल दिखाने के बाद वो पृथ्वी थिएटर चले जाते हैं और दोस्तों, पृथ्वी थिएटर में वह काम करने लगते हैं। उनके बॉलीवुड में आने की कहानी भी बड़ी रोचक है। पृथ्वी थिएटर में सफ़ी एक्टिंग भी किया करते थे और नाटकों का डायरेक्शन भी किया करते थे, यानी कि डायरेक्टर बने हुए थे नाटकों के और कुछ एक्टिंग भी किया करते थे। उन दिनों पृथ्वी थिएटर को शशि कपूर संभाला करते थे, कपूर खानदान के वारिस शशि कपूर, जिनको आप भली भांति जानते हैं। सफ़ी शशि को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे क्योंकि शशि कपूर जो हैं वो अक्सर सफ़ी को आते जाते थिएटर के अंदर देखा करते और उनकी एक्टिंग को भी देखा करते थे, इसलिए सफ़ी शशि को पसंद आने लगे थे। और 1982 को शशि एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था विजेता। विजेता में वह सफ़ी को बुलाकर कहा कि अपनी फिल्म में तुम्हें मैं रोल देना चाहता हूं, क्या तुम इस रोल को करोगे? तो सफ़ी ने फ़ौरन हाँ कर दी थी, उसने 1 मिनट का भी समय नहीं गंवाया था। फिर शशि ने डायरेक्टर गोविंद निहलानी, जो कि उस फिल्म को बना रहे थे जिसका नाम विजेता है, उसको भी सफ़ी को फिल्म में लेने के लिए कह दिया था। अब यहाँ पर गोविंद निहलानी ने अब सफ़ी को उस फिल्म में ले लिया था। बस सफ़ी को पहली फिल्म विजेता मिल गई थी और उनका बॉलीवुड कैरियर भी यहाँ से इस फिल्म से स्टार्ट हो गया था। विजेता में सफ़ी ने इतना ज़बरदस्त रोल किया था कि गोविंद निहलानी ने उनको दूसरी फिल्म में भी ले लिया था। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था, जो दूसरी फिल्म थी, अर्ध सत्य। इसमें सफ़ी की किस्मत ही पलट दी थी इस फिल्म ने और इसमें उन्होंने हैदर अली नाम के पुलिस वाले का रोल किया था और बहुत ही ज़बरदस्त रोल था। यहाँ पर उस रोल में सफ़ी ने जान डाल दी थी। इस फिल्म के बाद वो 80 के दशक के मशहूर चरित्र अभिनेता बनकर उभरे थे और अब हर फिल्म में वो नज़र आने लगे थे। इस दौर में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की कई फिल्मों में काम किया और घर घर में मशहूर हो गए थे। सभी लोग उनको जानने लगे थे, कई फिल्मों में काम कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आज की आवाज़ जो फिल्म आई थी उसमें भी ये थे। आवाम और दहलीज जैसी फिल्मों में उनकी पहचान और ज़्यादा बन गई थी।
सफ़ी इनामदार फिल्म आज की आवाज़ में पुलिस वाले के रोल में आए थे और जो आवाम फिल्म थी उस फिल्म में खलनायक के रोल में आए थे। और दोस्तों नजराना, अनोखा रिश्ता, अमृत में वो हीरो के दोस्त के किरदार में नजर आए थे। यही सफ़ी की खास बात थी कि वो किरदार में इतने फिट बैठ जाते थे कि मानो उनसे बेहतर इस किरदार में कोई फिट बैठ ही नहीं सकता है। यानी कि एक रियलिटी को प्रस्तुत किया करते थे, यानी कि वास्तविकता उनकी एक्टिंग में झलका करती थी। वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे, उनसे मिलने की जद्दोजहद में लगे रहते थे। और फिर दोस्तों किस्मत से उनको दिलीप के साथ एक फिल्म भी किस्मत ने करवा दी थी। उस फिल्म का नाम था इज्जतदार। उसमें ये दिलीप कुमार के दोस्त के रूप में आए थे, दिलीप कुमार के दोस्त बने थे। और दोस्तों उनकी अदाकारी देखकर तो दिलीप कुमार ने सेट पर ही उनकी तारीफ कर दी थी। निजी ज़िंदगी के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं तो निजी ज़िंदगी में थिएटर के दौरान मराठी लड़की से उनको प्यार हो गया था और वो मराठी लड़की दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर भी थी और अदाकारा भी थी। उनका नाम था भक्ति परवे। भक्ति परवे से इनको प्यार हो जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद इनको कोई संतान नहीं हुई थी। दोस्तों बाद में सफ़ी डायरेक्टर भी बन जाते हैं और फिर उन्होंने नाना पाटेकर और ऋषि कपूर के साथ 1995 में हम दोनों फिल्म बनाई थी और यह फिल्म हिट भी रही थी। टीवी पर भी सफ़ी साहब इतने ही एक्टिव थे, टीवी पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक सीरियल था ये जो है ज़िंदगी, घर घर में इस सीरियल की प्रसिद्धि हुई थी और यह सीरियल घर घर में फेमस हो गया था। यहाँ से सफ़ी को एक नई पहचान मिली थी। दोस्तों अब यहाँ पर इनके अंत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका अंत बड़ा ही दर्दनाक था, अकस्मात इनकी मौत हुई थी। 13 मार्च 1996 को सफ़ी ने भारत श्रीलंका वर्ल्ड कप को देखने के लिए, भारत श्रीलंका का सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हो रहा था, उसको देखने के लिए इन्होंने छुट्टी ली और फिर ये घर पर ही बैठ जाते हैं। अचानक उनके सीने में बहुत ज़ोर का दर्द उठने लगता है दोस्तों, और सांस भी इनको नहीं ली जा रही थी, ये तड़पने लगते हैं और इनको बहुत ज़ोरों का हार्ट अटैक आया था। घर वाले तब तक इनको देखते, हॉस्पिटल ले जाते, तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। और दोस्तों 2001 में उनकी पत्नी भक्ति के भी एक हादसे में मौत हो चुकी है। ये दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं फ़िलहाल, और इस दुनिया को अनमोल चीज़ें दे गए हैं तोहफे के रूप में। इनकी जो भूमिकाएं थी बड़ी ही यादगार रहेंगी और लोगों के दिलों में बसती थी वह भूमिकाएं, लोगों की नज़रों में उतर जाया करती थी, लोग पहचान लिया करते थे इन एक्टर को देखते ही। दोस्तों कहा जाता है कि रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे ज़िंदगी पीछे मौत। यानी कि रंगीन ख्वाब सजाकर हम चलते हैं, हमारे ऊंचे शौक होते हैं और आगे आगे ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन पीछे पीछे मौत भी होती है। तो थोड़ा सा उसकी तरफ भी देखें कि हमें अंत समय तो हमें ऊपर भगवान के पास जाना ही है, तो थोड़ा सा अच्छे से चलें, लोगों की भलाई करते हुए चलें। दोस्तों इस ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम ध्यान अगर वास्तविकता की तरफ दें या फिर भगवान का नाम लें तो हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन हो सकता है। बहुत सारे समय को हम बर्बाद कर देते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइटों पर। अगर उस समय को हम भगवान का नाम लेने में याद लगाएं तो हमें शायद कुछ ना कुछ मिल ही सकता है। दोस्तों यहाँ पर ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इसको जीने के लिए इंसान क्या क्या यत्न करता है, ज़िंदगी में तरह तरह के शौक़ करता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब उसका चोला निकलता है तो 1 मिनट में वह इंसान इस धरती से विदा हो जाता है। तो ज़िंदगी को इतना ज़्यादा गहराई से, इतना ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार ना करें कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, ये कामयाबी लेनी है। बस इतना हो कि अपना परिवार भूखा ना रहे, और कहावत है कि साधु ना भूखा जाए, परिवार भूखा ना रहे, बस दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। तो ये कुछ कहावतें हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने दी हैं, इनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। ज़्यादा भागोगे इधर उधर पैसों के लिए तो वो पैसे अंत में कोई और ही उनको बरतेगा और ही यूज़ करेगा। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं, ज़्यादा इन चक्करों में ना पड़ें, भलाई करते जाएं, लोगों से प्यार से रहें, ज़िंदगी को मस्त जिएं, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।